गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हमारे एक नए टॉपिक पर स्टार्ट होगी और हमारा टॉपिक होगा मूल विधि। देखना, जो आईपीसी हम पढ़ते हैं, इंडियन पेनल कोड या फिर सीआरपीसी, विशेष रूप से इनके लिए होगा। और हमने अपने जो टॉपिक्स अभी तक किए हैं, ये भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें अबाउट 70 वीडियोस बनी हुई है। तो जैसे एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, उसमें मूल विधि भी सिलेबस में दिया गया है, बल्कि मूल विधि और संविधान दोनों हैं। तो हम सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं इसके लिए कि इन सब में अंतर क्या होता है, आईपीसी क्या होती है, संविधान क्या होता है, सीआरपीसी क्या है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ क्या होता है, और ये एविडेंस एक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इन सब में जैसे धाराएं किसे कहते हैं या फिर सेक्शन किसे बोलते हैं, अनुच्छेद और सेक्शन में क्या अंतर होता है, यानी कि आर्टिकल में और सेक्शन में, अनुच्छेद में और धारा में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे, है ना। तो खैर स्टार्ट करते हैं। देखना, हमारा जो इसमें सिलेबस है एसआई के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी, है ना। ये क्या होगा, ये तो उसके सिलेबस में है, लेकिन हम इन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। खैर देखना, भारतीय संविधान क्या होगा। संविधान तो एक बहुत बड़ा कानून होगा, इसको ब्रेक करने पर तो अपराधी हो जाएंगे हम। इसको हम किसी भी हालत में, कोई भी अनुच्छेद हम ब्रेक नहीं कर सकते। और भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार या कब अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उस दिन इसके 3 प्रावधानों को, 3 प्रोविजंस को लागू किया गया था। हमारा संविधान पूरा जो लिखा गया था या अंगीकृत हुआ या अपनाया गया या स्वीकार किया गया, डेट क्या आ जाएगी इसके लिए, 26 नवंबर 1949। और 3 प्रावधान थे जो हमने लागू किए थे, कौन कौन से, नागरिकता, अंतरिम सरकार और एक चुनाव। ये हमने 3 चैप्टर, इसके 3 भागों को पहले ही लागू किया था। इसलिए ये आता है कि अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसकी तो पूरी डिटेल एक प्ले लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर बना हुआ है। और जब पूर्ण रूप से लागू हुआ, कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड, जब ये हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि पूरे संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ऐसे ही इसमें आता है कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं। तो भाग कितने इसमें वर्तमान में और मूल रूप से भी, जैसे ये 22 भाग हैं, तो कहीं कहीं पर लिखा भी हुआ है कि 25 भाग है। इसमें फिर हमने अमेंडमेंट किए, कुछ हमने चीज़ें जोड़ी और उसी भाग का एक हमने छोटा भाग बना दिया, उपभाग बनाया। जैसे अगर बात करते हैं 22 की, तो हमने भाग 4A जोड़ा था, 4A, ऐसे ही फिर 9A जोड़ा, और ऐसे ही हमने 14A जोड़ा था। तो 3 भाग ये जोड़े गए। ये कितने हुए हैं, 22 + 3, तो 25 हो जाएंगे। अगर कहें ना कि 23वां भाग बताइए, तो संविधान में 23वां भाग कोई नहीं है, वो तो इनके अंदर जो पार्ट्स जोड़े गए हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। उन सबको अगर काउंट करते हैं, अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 25 हो जाएंगे। जैसे 4A में क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके अंतर्गत 14A पार्ट जोड़ा गया था। और भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक था, तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने उसी 4 भाग के अंदर 4A इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही भाग 9 के अंदर, भाग 9 में क्या था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था होती है। उसी में हमने एक भाग और जोड़ा नगर पालिकाओं के लिए, म्युनिसिपल बोर्ड के लिए, उसको 9A कहा गया। ऐसे ही 14 में 14A जोड़ा गया, जो अधिकरण के रूप में इसमें जोड़ा गया। तो 3 भाग ये हुए, तो 22 + 3 = 25 पार्ट्स। ऐसे ही अनुच्छेद या आर्टिकल, देखना जो इसके सीरियल नंबर्स होंगे, जो हमने रूल्स सब लिखे, रूल रेगुलेशन संविधान के अंदर जो लिखे हुए हैं, ये सब इनको हमने क्या कहा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे कितने 395 तक हैं। ये भी वर्तमान में कहीं पर बुक्स में लिखा है कि 452, 456, यानी कि 452 या 456 इतने कुल बने हुए। ये कभी क्वेश्चन नहीं आ गया कि कितने बने हुए हैं, 456, ये संख्या निर्धारित नहीं है। इसमें भी ऐसे ही किया गया। संविधान में संशोधन कर करके हमने उसमें कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिए बीच में ही। जैसे मूल रूप से संविधान एक अनुच्छेद नंबर 15 हुआ करता था, 15, तो आज की डेट में 15A, B, C और D ये 4 जोड़े जाएंगे। ऐसे ही फिर 16 में जोड़े जाएंगे, ऐसे ही 15 में, तो 4 और 4 8, तो यही हो जाएंगे। मूल संविधान में कितने थे, 395, 395, हमने 8 ये जोड़ दिए गए। तो इन सब को मिलाकर जो हमने पार्ट संशोधन कर करके जोड़े, ऐसे ही टोटल कितने हो जाएंगे, वो 456 या 452। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये जोड़कर कितने सब हुए हैं।
अनुच्छेद। ज़्यादातर ये है कि मूल संविधान में या संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये आ जाएंगे 395, 395। तो इसके जो सीरियल लिखे रहते हैं या रूल रेगुलेशंस जो लिखी गई हैं उनको हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद कहा जाएगा। लेकिन जो आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ ये होते हैं, इनके जो रूल रेगुलेशन लिखे हुए उनको सेक्शन कहते हैं या धारा कहते हैं। आप धारा में और अनुच्छेद में आप डिफरेंस दे सकते हैं। मूल संविधान की जो हमारे पास किताब है, पुस्तक है संविधान, इसमें जो रूल्स लिखे हैं, सब रेगुलेशंस लिखी गई हैं, नियम लिखे गए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आर्टिकल। और जो सीआरपीसी या आईपीसी में उनको क्या धारा, इंग्लिश में सेक्शंस कहेंगे। एक क्वेश्चन ये आता था कि अभी हाल ही में कौन सी धारा समाप्त की गई है, 370, वो धारा नहीं, वो अनुच्छेद है। वो अखबारों में दे दिया जाता है कभी कभी ऐसा, वो धारा न उनको लिखनी चाहिए, आर्टिकल है वो 370। तो ये तो अलग एक टॉपिक है, इसमें चूंकि हमने सारी एक प्ले लिस्ट में देखे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। आज जो हमारी नई प्ले लिस्ट है वो मूल विधि के नाम से है, जो आईपीसी या भारतीय दंड संहिता। तो चर्चा करते हैं आईपीसी या सीआरपीसी, ये सब क्या है। देखना, इसी को मूल विधि कहेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में क्या, एक तो भारत का संविधान, एक भारतीय दंड संहिता और एक सीआरपीसी। इसको सीआरपीसी या सीपीसी बोलते हैं ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऐसे भी आ जाता है। खैर देखना, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता, उर्दू में कहा जाएगा इसको ताजीरात हिंद। ताजीरात हिंद के तहत बामुशक्कत 5 वर्ष की सज़ा इतनी की सुनाई जाती है, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ये इंडियन पेनल कोड आईपीसी। आईपीसी में क्या होगा, अगर कोई संविधान को ब्रेक करेगा तो उस व्यक्ति को, उस अपराधी को क्या सज़ा दी जाएगी, वो इन सब में देखा जाएगा कि इसके अपराध करने की नेचर क्या थी। मसलन इसको ऐसे समझिए, एक अनुच्छेद हम 19 पढ़ेंगे, 19 के कई पार्ट्स हैं। 19 में हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है फंडामेंटल राइट्स में। उसमें कहा है कि हमें जैसे घूमने की स्वतंत्रता, राइट टू वेंडरिंग, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो तो खैर निकाल दिया गया। राइट टू हैबिटाट, हमें निवास करने की, हमें घूमने की, हमें बोलने की आज़ादी है पूरी तरीके से। ये किस में दिया गया, 19 में। अगर कोई हमें थ्रेट करता है, धमकी देता है कि आप बाहर निकल के दिखाइए तो आप पर अटैक किया जाएगा, उसने क्या किया कि हमारा अनुच्छेद नंबर 19 ब्रेक कर दिया। अब उसमें जो थ्रेट दी गई, धमकी दी गई है, इस पर क्या कानून लगेगा, इसको क्या सज़ा दी जाएगी। हमें धमकी चाकू से मारने की दी गई है, पिस्तौल से मारने की दी गई है। अब हम इसमें देखेंगे आईपीसी में, है ना। फिर जो हमें सज़ा सुनाई जाएगी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। खैर, ये जो आईपीसी है, जिसको भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा, इसको स्वीकार किया गया था 6 अक्टूबर 1860 में, जब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पर, वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल या वायसराय में क्या डिफरेंस होता है, इसमें हमने इतिहास में एक प्ले लिस्ट बनाई हुई, उसमें देख सकते हैं। तो 6 अक्टूबर 1860 को तो इसको स्वीकार किया गया था, और लागू जब हुआ था 1 जनवरी सन 1862 में इसे लागू कर दिया गया था। देखना, इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड मैकाले के बारे में। लॉर्ड मैकाले क्या थे, एक विधि कानून मंत्री हुआ करते थे, या सदस्य कहते हैं, विधि सदस्य। लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा रिफॉर्म किए, ज़्यादा जो सुधार हुए हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में। लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में आधुनिक शिक्षा लागू है। उनका ये भी कहना था कि मैं भारत में एक ऐसे वर्ग उत्पन्न करना चाहता हूँ जो देखने में तो भारतीय लगे, लेकिन उसके अंदर से जो सोच विचार हैं वो ब्रिटिश काल के जैसे होने चाहिए, ब्रिटिश शासकों की जैसे। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया था। और ये क्या थे, एक कानून या विधि मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पर। तो ये सब जो आईपीसी है, ये किसकी देन है, लॉर्ड मैकाले की देन है। इन्होंने एक कानून लिखे था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1862। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। देखना, इसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे कि क्वेश्चन किस नेचर के आते हैं। हमें ये पूरे जो इसमें धाराएं हैं ये सारी नहीं वहाँ पर लिखनी, कुछ हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। खैर, तो स्वीकार कब किया गया, 6 अक्टूबर को। लागू कब हुआ, 1 जनवरी सन 1862 में लागू हुआ। इसमें भाग कितने हैं, पार्ट्स टोटल 23। और इसमें धाराएं, सेक्शंस, धाराएं का मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर रूल्स लिखे गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जैसे हम इसे क्या कहते हैं, संविधान में अनुच्छेद या आर्टिकल, और इसके रूल्स को क्या कहेंगे, सेक्शन या धाराएं। आपने देखा हो ना, थाने में जैसे लगती हैं कि धारा 154, 151 लगा दी गई, धारा 420 की लगी, छल कपट पर जो लगती है ना, उसमें क्या सज़ा दी जाएगी, क्या इसने छल किया है, धोखा क्या किया है। खैर, तो धारा और सेक्शन कितने हैं, 511। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी है। जो सबसे बड़ी धारा होती है ये होती है 302, धारा 302। देखना, वैसे तो 511 है, संख्या में तो 511, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी, 302 को माना गया। इसमें ऐसा क्या दिया गया है, 302 में किसी हत्यारे को फांसी की सज़ा देने का उसमें ये एक अधिकार है सरकार के पास कि उसको फांसी दे सकती है। देखना, इसमें जो सेक्शंस हैं 511,
कुछ सेक्शन जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 299 और 300 की बात करते हैं। देखना इसमें क्या दिया गया है। 299 में एक वध दिया गया है, वर्ड एक वध, और 300 में एक हत्या, वध और हत्या। वो नहीं कि हमें सारे पढ़ने हैं, एक जस्ट एग्जाम्पल आपको पेश कर रहे हैं। ये तो चूँकि जो वीडियो है हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ना। मेन हम जो बनाएंगे इसकी टॉपिक वाइज बनेगी, सारी वीडियो प्ले लिस्ट में आपको सब मिल जाएगी। 299 में क्या है, वध करना, होमिसाइड जिसको कहते हैं, होमिसाइड, और हत्या को मर्डर। होमिसाइड और मर्डर में क्या अंतर हुआ, देखना दोनों ही एक जैसे लगते हैं। वध और हत्या में मेन डिफरेंस क्या होगा, वध जो किया जाएगा इसमें भी उस किसी व्यक्ति को मारा जाएगा, और जब हत्या है इसमें भी किसी व्यक्ति को मारा जाएगा। ये डिफरेंस ना होकर ये तो सिमिलरिटी हुई, इसकी समानता हुई। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों को। 299 में वध उसे कहा जाएगा जब कोई एक व्यक्ति दूसरे पर हमला करेगा और वो दूसरा कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, ना तो अपना बचाव कर सकता है, समझो ऐसा है, वो हेल्पलेस है। अगर मान लीजिए हम किसी पर हमला करते हैं, मेरे पास वेपन है, मैं वेपन से अपने हथियार से एक हमला करता हूं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति ना तो बचाव कर पाया अपना और ना ही उसके पास कोई वेपन है और वो हेल्पलेस है, ऐसा है, समझिए कि या तो हमारे से वो कमज़ोर है। अगर हमने उसको मार दिया तो वो क्या हो जाएगा, वध हो जाएगा, होमिसाइड। और हत्या क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपना बचाव भी करता है और उसके पास भी वेपन है, हमारे पास भी वेपन, उसके पास भी वेपन है, वो भी उससे हमला करता है, हम भी हमला करते हैं, लेकिन मेरे हमले में वो मारा जाता है, वो क्या हो जाएगी, हत्या, है ना। मान लीजिए मेरे पास एक तलवार है, उसके पास एक चाकू है, चाकू छोटा है, तलवार बड़ी है, जाहिर सी बात है कि मैं ज़्यादा हमला कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो जैसे मेरा जो हमला होगा वो बड़ा होगा और वो उसमें मारा जाता है। हालांकि उसने डिफेंड किया अपने आप को, उसने भी सुरक्षा अपनी की, लेकिन क्या कि वो बचा नहीं पाया, ये क्या चीज़ हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। हत्या और वध के लिए तो एक लाइन में लिख दिया गया, इसके लिए तो डेथ पेनल्टी है, मौत की सज़ा उसे मिलेगी। हत्या में हम बच भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये कहें कि सामने वाले ने भी हमारे ऊपर हमला किया था, अपने बचाव में मैंने उसको मार दिया, है ना। तो हत्या के बहुत सारे केस हैं जिसमें जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी है वो बचे हुए हैं, लेकिन जो वध के मामले होते हैं इसमें कम चांस होते हैं बचने के लिए। देखना तो हत्या और ये क्या है, वध, इसमें हम बारीकी से डिस्कस करेंगे, पहले हमारी वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। खैर ये क्या हो जाएगा, ये आईपीसी दंड संहिता। तो इसमें हम जो धाराएं लिखी गई हैं 511, हमें सारी नहीं पढ़नी, इसमें जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करेंगे। अब आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, है ना। ये दंड प्रक्रिया क्या होती है, ये जो एक बुक थी ये पूरी स्वीकार कब किया गया इस कानून को, इस एक्ट को, इस संहिता को, यानी कि कोड को 25 जनवरी 1974 को इसको स्वीकार किया, है ना, हमारी संसद ने। और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1974 को इसको लागू कर दिया गया। देखना जनवरी में स्वीकार किया गया और लागू हुआ है अप्रैल में। और इसमें अध्याय या भाग कितने हैं, टोटल 37 इसमें अध्याय हैं, और धाराएँ कितनी, 484। तो हमें इसमें याद रखनी है, संविधान में कितनी है, अनुच्छेद 395, आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, सेक्शन 511, और सीआरपीसी में कितनी है, 484 आ जाएंगी, है ना। संशोधन होते रहते हैं और बढ़ती रहती हैं। खैर तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी जो न्यायाधीश होगा, दंडाधिकारी होगा, मजिस्ट्रेट होगा, वो सजा देगा उनको, कि क्या सजा मिली है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखना, एक तो न्यायाधीश होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है, इन दोनों में आप अंतर समझिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति भी होता है, न्यायमूर्ति जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और एक होता है क्या, मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी, है ना, दंडाधिकारी होगा। न्यायाधीश को हम क्या कहेंगे, जज कहेंगे। दोनों में अंतर क्या होता है, देखना, जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश तो एक नियमावली के अंतर्गत अपनी कोर्ट में ही फैसला सुनाता है कोई, है ना। सजा का क्या प्रावधान है वो कोर्ट में ही बैठकर दे सकता है, अदालत में, जो भी कोर्ट रूम होगा वहाँ पर, है ना। कोर्ट रूम में आपने देखा होगा एक जज साहब के पास में एक हथौड़ा होता है, इस टाइप से ना, ये हथौड़ा होता है ना, इसको ये एक यहाँ पर स्लेब होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो हथौड़ा होगा, हथौड़ा, हैमर। न्यायाधीश का जो हथौड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, गेवेल नाम होता है उसका, जो देखा ना आपने फिल्मों में ऐसे ऐसे मारते हैं वो गेवेल, है ना, इसको क्या कहेंगे, गेवेल। चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये किसी जुडिशरी के एग्जाम में पूछा गया है कि न्यायाधीश का या जज का जो हथौड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, गेवेल, GAVEL, गेवेल। ऐसा क्यों, आपने संसद की प्रोसीडिंग में देखा होगा, जब संसद चलती है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है या खुशी होती है या सहमति देते हैं, वो ऐसे टेबल को थपथपाते हैं,
ऐसे आवाज़ आती है। तो ये एक प्रचलन था ब्रिटिश काल से ही, हालांकि ये परंपरा ब्रिटेन से ली गई है। वहाँ पर जब सहमति दिया करते थे अपनी संसद में या कहीं पर या फिर कोर्ट में, तो ऐसे थपथपाते थे टेबल को, है ना, इस टाइप से। तो एक परंपरा बनी, उसी का वही रुतबा रखने के लिए वहाँ पर एक हथौड़ा आया। तो जब कोर्ट रूम में वहाँ पर किसी में बहस हो जाती है, शोर होता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, अब जो जज साहब हैं वो अपना हथौड़ा उस पर मारते हैं। इस हथौड़े को क्या कहते हैं? गेल, वो बोलते हैं गेवेल, है ना। खैर, नोट कर लिया होगा हथौड़ा। तो आगे देखिए आप, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश में क्या होता है? मजिस्ट्रेट जो होता है दंडाधिकारी, दंडाधिकारी ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट किसी को दंड दे सकता है ना। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अभी वो चल रहा है एक लॉकडाउन की कुछ गाइडलाइंस हैं, है ना। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है। अगर ये देखा गया कि सैटरडे संडे में भी कोई अपनी मार्केट खोलता है, कोई दुकान खोलता है, तो क्या होगा? जैसे एसडीएम साहब होते हैं एक नगर के, एसडीएम की फुल फॉर्म क्या हुई? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, है ना, उप जिला अधिकारी। और मजिस्ट्रेट भी नाम में आया, देखना वो कुछ मामलों में दंडाधिकारी भी हैं। वो चाहे तो दुकानदार को वहीं के वहीं दंड दे सकता है, कोई आर्थिक पेनल्टी लगा सकता है उसके ऊपर कि आपको इतने पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे पैसे यहाँ पर, या हो चाहे तो कोई भी वहाँ पर फिजिकल कुछ ऐसा, तो उसे ऑन द स्पॉट दंड देने का अधिकार है अगर नाम में मजिस्ट्रेट लगा है। और जब वो कचहरी उसमें बैठता है अदालत में वो 7 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं देगा, उसके फिर वो जज के पास चला जाएगा। उसमें भी कई होते हैं, सिविल जज होता है या फिर एक सेशन जज होता है। सेशन जज कौन होते हैं? जो फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते हैं। और सिविल जज क्या होते हैं? जो फौजदारी के अलावा अन्य केसेज होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। खैर, तो ये जो मजिस्ट्रेट होगा ये ऑन द स्पॉट किसी को सज़ा सुना सकता है और 7 वर्ष तक की सज़ा भी सुना सकता है, आर्थिक दंड भी दे सकता है, चाहे वो एसडीएम हो या फिर ए ग्रेड के, और जो वो सेशन होती है उसमें कोर्ट में वहाँ पर मजिस्ट्रेट होते हैं। दूसरा जो न्यायाधीश होगा, जो न्यायाधीश होते हैं ये अदालत के कचहरी के अंदर, कानूनों के अंतर्गत कचहरी के अंदर ही दे सकते हैं, कोर्ट रूम के अंदर ही। ये होने कि किसी को बाहर भी सज़ा सुना देंगे। हाँ, जैसे एसडीएम होता है वो बाहर सज़ा दे सकता है उसको, कुछ भी दंड। तो ये दंड और न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट। है इन दोनों के पास आपको जो पता ना कि हथौड़ा होता है, हमर होता है कि, है ना, जिसको गेवेल बोलते हैं। खैर, इसी में दिया गया है कि ये जो दंड प्रक्रिया है उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, किसको सज़ा दी जाएगी, किस प्रोसीजर में दी जाएगी। इसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे हिंदू लॉ होता है, मुस्लिम पर्सन लॉ होता है, प्रॉपर्टी एक्ट होता है ना, या फिर ये एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम। तो इसमें जो सब ये लिखे गए हैं, हिंदू अधिनियम जो लागू हुआ था 1855 से 1856 के बीच में, ना 56 में, फिर एक विवाह अधिनियम बना था जो हिंदू विधि विधान की पुस्तक माना जाता है। वैसे मनुस्मृति को माना जाता है, और चूंकि वेदों का अनुसरण करते हैं इसलिए ये वेदांगिक संहिता जो होती है वहाँ से हमने ये कानून लिया था, सबसे पुराना भी है। तो एज इट जो कुछ लिखे हुए थे एक वैदिक शास्त्रों में, उनके लिए एक हिंदू लॉ बनाया गया 1856 में। फिर इसमें कुछ और अलग अलग भाग बनाए गए, हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया, बाल विवाह की क्या क्या कंडीशन होंगी, है ना, उसमें क्या ये सज़ा के प्रावधान होंगे। तो इस तरह से ये हिंदू अधिनियम बने। ऐसे ही साक्ष्य अधिनियम, जैसे गवाह होते हैं, कोई भी केसेज हो जाए और इसमें आईपीसी की धारा इम्पोज होती है या सीआरपीसी की, तो उसके लिए साक्ष्य कैसे जुटाते हैं, किन चीज़ों को साक्ष्य माना गया, एविडेंस किन को नहीं माना गया, ये कब लागू हुआ था? एविडेंस एक्ट 1872। ये हमारे सिलेबस के इतनी ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए ब्रीफली फिर भी चर्चा कर लेते हैं। मुस्लिम पर्सन लॉ क्या होता है? जैसे शरीयत के अकॉर्डिंग, है ना, जो शादियाँ होती हैं, है ना, वो किस कंडीशन में जो 4 शादियाँ करते हैं, और या फिर उसमें मेहर की एक प्रथा हुआ करती है, वो तमाम इसमें लिखा हुआ है, मुस्लिम पर्सन लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम पर्सन लॉ ये किस राज्य में लागू नहीं है? गोवा में ये लागू नहीं है। और यहाँ पर लागू कब किया गया था? 1937 में इसे लागू कर दिया गया था। ऐसे ही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? संविदा, कॉन्ट्रैक्ट पर, एक संविदा पर हस्ताक्षर करना। जैसे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे हम किसी बिल्डिंग को किराए पर ले लें, हम किराएदार, उसमें एक संविदा होती है, लिखित रूप में अगर देखा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1872 में संविदा अधिनियम लागू, ये एक्ट बना था, और इसमें था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, उसे संविदा को तोड़ता है, उसके लिए सज़ा के क्या प्रावधान होंगे। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी लॉ है ना, प्रॉपर्टी हमारी अचल संपत्ति या सचल संपत्ति है ना, जैसे घर जमीन हमारी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसके लिए जो अधिनियम बना था 1882 में। तो इनके हमें वर्ष याद करने कि किस वर्ष ये लागू हुए थे।
ठीक है जी। मेन तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी। तो भारतीय संविधान हम पढ़े हुए हैं पहले ही। अब हम जो शुरू करेंगे भारतीय दंड संहिता, और इसमें भी हमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और प्लस इसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे, एक जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी स्लाइड बनाएंगे और वो भी आपको अवेयर कराएंगे कि क्वेश्चन की नेचर क्या होती है, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन था, है ना। अगली जो हमारी वीडियो होगी ये भारतीय दंड संहिता पर होगी, है ना, 1 बाई इसको पढ़ेंगे, और शब्दावली पर विशेष हमें ध्यान देना है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।